हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जो कि है नीट के लिए बहुत खास और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड कंसेप्ट। बहुत ही फास्ट हम लोग चलेंगे ताकि आप एक बार फटाफट से रिवीजन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। तो सबसे पहले इसमें जो है फोर्स के बारे में डिस्कशन है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस F डॉट ds F डॉट s दैट इज Fs cos थीटा, F cos थीटा इनटू s भी कर सकते हैं। तो दैट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इस केस में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको मान लीजिए फोर्स, एक तो इसमें यह है कि आपका जो वर्क डन है वो cos थीटा पे डिपेंड करता है कि आपकी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो अगर आपका थीटा जो है मोर देन 90 है तो वर्क डन इज नेगेटिव, अगर लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा और अगर 90 है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो एक तो ये चीज है इसमें सबसे पहले। सेकंड थिंग, अगर मान लो ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर आपको फोर्स IJ की फॉर्म में दे दे 3i प्लस 4j और डिस्प्लेसमेंट आपको वो भी IJ की फॉर्म में दे, तो हमें डॉट प्रोडक्ट से फिर इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा कि वर्क डन कितना हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड थिंग, कई बार डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा आपको, डायरेक्ट आपको बोलेगा कि पॉइंट A से पॉइंट B तक पार्टिकल गया। A का जो वैल्यू है, जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो 3i प्लस 7j है मान लीजिए, और इसका पोजीशन वेक्टर 9i प्लस 10j है मान लीजिए, सपोज, है ना। तो यहाँ पे पहले हमें ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम इस वेक्टर से, ये पोजीशन वेक्टर से इसको माइनस करेंगे तो 9i में से 3i चला जाएगा, 6i आ जाएगा, और 10j में से 7j चला जाएगा तो 3j आ जाएगा। तो दैट इज द s वेक्टर। तो s वेक्टर की वैल्यू आ गई, अब इसको यहाँ पुट कर दो तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा अगर वेरिएबल फोर्स हो तो आपका वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन से आएगा, दैट इज F डॉट ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए फोर्स, कई बार आपको ऐसा दिया रहता है, फोर्स इज इक्वल टू सपोज 3x स्क्वायर प्लस 7 मान लीजिए x प्लस 9 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इन दैट केस वी हैव टू मेक इट F डॉट ds, मतलब कि इसका dx डिस्प्लेसमेंट आपका dx मान सकते हो आप, अगर वो x डायरेक्शन में जा रहा है तो वी कैन राइट दिस इनटू dx इंटीग्रेशन फ्रॉम अ लिमिट। तो आपको एक लिमिट देगा कि वो x इक्वल टू इतने से x इक्वल टू इतने तक गया, तो हम इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे, हमारा वर्क डन वहां से आ जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं देगा, आपको एरिया दे देगा, मैंने ग्राफ दे देगा आपको। तो मान लीजिए कोई ग्राफ दे दिया और फिर पूछा कि इस केस में वर्क डन कितना है, तो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ टू फाइंड द वर्क डन, क्योंकि F डॉट ds से इसका पूरा एरिया आ जाएगा ये वाला। अगर आप स्ट्रिप बनाएंगे तो सारा एरिया आपको निकालना है। तो जहां तक आपको पूछेगा वहां तक का एरिया निकाल के हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर का जो फॉर्मूला है वो है पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क dw बाई dt। आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होती है, W को हम F डॉट s लिखते हैं, अभी हमने देखा था। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो F डॉट ds बाई dt आ जाएगा। ds बाई dt आपका V होता है, तो ये F डॉट V आ जाएगा। दिस इज द पावर, दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमारी F डॉट V आ जाती है ना। दो तरह की पावर होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज पावर का फॉर्मूला देखो यहाँ पे आएगा भी, विच इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल वर्क बाय टोटल टाइम है, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू फोर्स, दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और अगर आपको मान लीजिए वर्क डन निकालना है तो आपको पता है कि पावर आपका जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो P dt अगर हम करेंगे तो वो हमारा dw आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ सकता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम देखिए पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की जो यूनिट होती है SI यूनिट, दैट इज वॉट। वॉट इज जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट। हाँ, डायमेंशन अगर इसकी देखेंगे तो फोर्स इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन आपकी आएगी। फोर्स का mlt-2 होता है, वेलोसिटी का lt-1 होता है। वहां से हम सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन भी निकल सकती है। तो वी कैन गेट द डायमेंशन ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो अगर हम देखें ये वाला फॉर्मूला अगर देखें टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो स्टेयर पे चढ़ा, इतने उसका मास दे रखा है आपको, और वो इतने टाइम में एक कुछ हाइट पे चढ़ा, तो उसका वर्क डन mgh आ जाएगा। डिवाइड बाय मान लो टाइम करोगे तो पावर आ जाएगी। तो अगर आदमी का पावर पूछेंगे कितना पावर है तो आप निकाल सकते हो। या फिर आता है कई बार कि पंप है, उसने इतना लीटर पानी ऊपर पहुंचाया, तो आपको पता है पानी का जो मास होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, या फिर पर मीटर क्यूब है, ये पर मीटर क्यूब होता है, या फिर 1 kg पर लीटर होता है। तो अगर आपको दिया हुआ है कि इतना लीटर पानी ऊपर पहुंचाया, इतना मीटर क्यूब पानी ऊपर पहुंचाया, तो आपसे मास आ जाएगा।
mgh करोगे तो वर्क डन आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम करोगे तो पावर आ जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम ऐसे कर लेंगे। अगर आपके उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आते हैं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी से हमें करने पड़ेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं तो। इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं कि मान लीजिए फोर्स पावर आपकी कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है टी के पावर कितने पावर के प्रोपोर्शन होगा, या वेलोसिटी कितने पावर के प्रोपोर्शन होगी, इस टाइप के क्वेश्चन, या फोर्स वेलोसिटी की कौन सी पावर पर डिपेंड करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हमें यहाँ पे जो यूज करना है बेसिकली ये फॉर्मूले यूज करने हैं। उसके अलावा जो बेसिक आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले और जो अदर फॉर्मूले हैं वो हमें यूज करने हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमारे इसके बन सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक नोट है कि हॉर्स पावर, कई बार आपकी पावर हॉर्स पावर में दी होती है, एचपी में दी होती है, दैट इज इक्वल टू 746, अप्रोक्सीमेटली 750 वॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो 746 वॉट के बराबर एक हॉर्स पावर होती है। तो आपका इंजन मान लीजिए 5 हॉर्स पावर का है, तो 5 इंटू 750 करेंगे तो आपकी पावर वहां से आ जाएगी। उसके अलावा जो मेगावाट होता है, कई बार पावर मेगावाट में दी होती है तो 10 टू पावर 6 होता है। किलोवाट आपको पता है 10 टू पावर 3 होता है। दिस इज द अदर यूनिट ऑफ द पावर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर अगर आप मोमेंटम की टर्म में लिखेंगे तो मोमेंटम एम वी होता है आपका, तो एम से अगर मल्टीप्लाई करूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन बाय एम आ जाएगा। एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो एम ये आपका पी स्क्वायर बाय 2m बन जाएगा। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये कहां पे इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि अगर मोमेंटम मैंने इतना परसेंट बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा के बाय के जो होगा वो 2 टाइम डेल्टा पी बाय पी होगा, क्योंकि पी का स्क्वायर है। तो आपको एरर वाले उससे पता होगा, जो एरर वाली थ्योरी है कि ये ऐसा आता है। लेकिन ये वैलिड है अगर मोमेंटम में चेंज काफी कम हुआ है, मान लो 5%, 2%, 3%, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज हम एक्चुअल फिर वैल्यू निकालेंगे, मतलब P1 का वैल्यू मान लो उसने बोला कि 50% इंक्रीज हुआ, तो एक को P मान लो, एक को 1.5 P मान लो, तो उनका जो डिफरेंस आएगा डेल्टा के का वो आपका आ जाएगा फिर उस केस में 1.5 P का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मान लो P स्क्वायर, ओरिजिनल तो P स्क्वायर होगा है ना, M वगैरह तो कट जाएंगे आपके। तो यहां से फिर हम डेल्टा के निकालेंगे, डेल्टा के बाय के का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से फिर एरर आएगा आपका। तो ये आपका वैलिड है हर केस में, और ये वैलिड है केवल जब आपकी चेंज इन मोमेंटम बहुत कम हो। इसके अलावा कई बार हम ऑप्शन भी देख लेंगे कि हमारे ऑप्शन दूर दूर हैं पेपर में या पास पास हैं। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हैं तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये हमें यूज करना है। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आप एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आइडिया होगा कि क्या करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला आपको पता है mgh है ना, mgh यूज करेंगे। हालांकि ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि और फॉर्मूला इससे भी थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हम mgh यूज करेंगे। और इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, जब मान लीजिए कोई आदमी है वो ऊपर गया तो कितना वर्क डन उसने किया, तो हम h निकाल लेंगे कि h कितना ऊपर गया, उसका मास, आदमी का मास हमें पता होगा जो आदमी ऊपर जा रहा है, तो वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार कि टेबल में चेन रखी हुई है, चेन का कुछ पार्ट नीचे लटका हुआ है, तो उसको ऊपर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें पता है ये वाला पार्ट नीचे है, इसको हमें ऊपर लेके आना है। तो यानी कि हम इसका जो मान लीजिए इसका पहले तो मास निकालेंगे। अगर पूरी चेन का मास m है तो इसका मास कितना है वो हम निकाल लेंगे, लेंथ का रेशो दिया होगा उससे ये मास आ जाएगा। तो मान लीजिए वो m डैश आया, m डैश g इंटू h। अब h कितना लेंगे तो सेंटर ऑफ मास ले लेंगे इसका, तो ये मान लीजिए पूरी लेंथ l नीचे लटकी है तो ये l/2 हो जाएगा, तो वर्क डन आपका l/2 हो जाएगा। तो इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस चेन को ऊपर लाने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी होता है कई बार कि एक रस्सी है, उससे एक बाल्टी बंधी हुई है, इसको ऊपर लेके आना है, या कोई पत्थर बंधा हुआ है इसको ऊपर लेके आना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। ये रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है, इसको ऊपर लेके आने तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ तक लाने के लिए। तो इसका हमें पता है मास मान लो m है, तो इसको ऊपर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा mg इंटू l/2। और इसका मान लो मास m डैश है, तो ये लेंथ l मान लो यहाँ तक की, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा m डैश g l। और इसको लाने के लिए करना पड़ेगा सेंटर मास ले लेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा m स्मॉल m मान लेता हूँ इसका मास इंटू g इंटू l/2। तो ये दोनों वर्क डन ऐड कर देंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा कि बाल्टी के जो बाल्टी है पानी वाली उसको ऊपर लाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। और x आपको पता है कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग
फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, और इसकी यूनिट आपकी एसआई यूनिट मीटर होती है। तो यूजुअली सेंटीमीटर में दिया होता है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का। और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, वो आपका F इक्वल टू KX होता है। तो इन दोनों को यूज करके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन तो ये है कि अगर इसी को यूज करें तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका स्प्रिंग को हमने 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, वर्क डन W था। अगर 5 से 10 एक्सटेंड करूंगा तो वर्क डन कितना होगा? तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करूंगा तो वर्क डन हमारा जो आएगा वो हाफ K इंटू 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5 वैसे सेंटीमीटर में है लेकिन मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा बिकॉज वो डिवाइड होकर कट जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने 5 से 10 किया तो उस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा? F डैश इक्वल टू हाफ K 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 माइनस 25 यानी 75 आ जाएगा। तो 75 हाफ K आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये 25 K है, K/2 है, और ये 75, तो ये वर्क डन जो है 3 टाइम्स आ रहा है। दिस इज 3 टाइम्स W। ये जो W डैश है ये इसके 3 टाइम्स है। ये W है तो 3 टाइम W अगर निकालेंगे तो W डैश है, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा इतना आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछते हैं? उसके अलावा पूछते हैं कि दो स्प्रिंग है, उनका स्टिफनेस कांस्टेंट आपको दे देंगे, दोनों में अगर हमने इक्वल फोर्स लगाया तो उनके एक्सटेंशन का रेशो क्या होगा? तो हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अगर इक्वल फोर्स लगाया और स्टिफनेस कांस्टेंट आपको मालूम है तो उनका रेशो हम एक्स का रेशो निकाल सकते हैं। या फिर बोलेगा इक्वल फोर्स लगाया, बताओ एनर्जी स्टोर्ड का रेशो क्या होगा? तो अगर हमने इक्वल फोर्स लगाया तो एनर्जी हम यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, एक्स को यहाँ पुट कर देंगे तो वहां से एनर्जी स्टोर्ड का रेशो आ जाएगा। उसके अलावा कुछ किताबों में ये भी है कि आप इसको यहाँ पुट करके डायरेक्ट फॉर्मुला भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको फॉर्मुला बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं K स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय K कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर बाय K, है ना। मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर और नीचे K से मल्टीप्लाई किया तो नीचे K आ गया, और ऊपर K स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया तो KX का होल स्क्वायर हो गया विच इज F का स्क्वायर। तो यहां से भी आ सकता है। तो अगर उसने बोला मान लो कि मैंने सेम फोर्स लगाया तो एनर्जी स्टोर्ड का रेशो क्या होगा? तो एनर्जी का रेशो फिर K के इनवर्सली रिलेट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो E1 बाय E2 इक्वल टू K2 बाय K1 इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्प्रिंग के बन सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि अगर हमारे इंटरनल फोर्स आर कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट प्रेजेंट, या फिर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है बट दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन वर्क डन नहीं कर रहा, तो आपकी एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, वो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आता है, सर्कल में घूम रहा है, तो इस अगर ये सर्कल में घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, तो इसकी जो एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, वो हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन का वर्क डन होता है जीरो हो जाता है। टेंशन आपकी परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो हो जाता है, तो हमारी एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एक रॉड है और ये मान लो रॉड यहाँ पे हिंज है, और इसको अगर हम 60 डिग्री से टिल्ट इसको हमने छोड़ दिया तो ये घूमना शुरू हो गई। जब यहाँ पे पहुंची तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी रॉड की? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। इनर्शिया का यूज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी आपका आता है कि कोई आपका बॉब है, उसको यहां से छोड़ा, तो जब वो यहां पहुंचेगा मीन पे या कहीं और एंगल पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगा देते हैं और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम जो है कांस्टेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग पहले यहां पर था, तो ये लेंथ L है, ये भी L है, ये एंगल थीटा है मान लो, तो आपको पता होगा कि इसकी हाइट जो आती है ये वाली H हाइट क्या आ जाएगी? L माइनस ये L cos थीटा। ये जो डिस्टेंस होगा ये L cos थीटा होगा, क्योंकि ये L है तो ये L cos थीटा आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये L माइनस L cos थीटा आ जाएगा, तो H आपका हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। तो यहां से जो हाइट है इसकी, वो mgs से आप इसकी एनर्जी निकाल सकते हो। अब H आपको पता है तो mgs से हम इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, उसको हम हाफ mv स्क्वायर के बराबर करेंगे तो वहां से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है, इट इज सेइंग दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन जो भी उस पर वर्क डन होंगे किसी बॉडी पे, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे। तो सारे फोर्स के वर्क डन निकाल लो, उनको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लोग कर देते हैं, तो ये हम यूज कर सकते हैं। और ये थ्योरम वैलिड है अगर आपके फोर्स कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव दोनों में
जैसे मान लो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है तो उसका वर्क डन भी अगर हम निकालेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वहां से भी निकल जाती है। तो सारे फोर्सों का वर्क डन निकाल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, ये इस थ्योरम का कहना है। आगे चलें, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है वो है F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन लॉ में। तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको U दिया हुआ है, मान लीजिए कई बार U ऐसा दिया रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 3r की पावर 5 प्लस 7 r स्क्वायर प्लस 9 ऐसे दे देंगे, फिर बोलेंगे फोर्स बताओ R इक्वल टू इतने में कितना फोर्स होगा। तो पहले डी यू बाई डी आर करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा R के रिस्पेक्ट में, और फिर मैं माइनस साइन भी लगाऊंगा एक, और फिर मैं R की वैल्यू पुट कर दूंगा। मान लो उसने पूछा R इक्वल टू 3 पे कितना होगा, तो पहले से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, मान लो R की पावर 5 है ये, तो ये 15 हो जाएगा, 15 R की पावर 4 प्लस 14 R आ जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं R की वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस साइन के साथ, है ना, क्योंकि ये माइनस डी यू बाई डी आर चाहिए आपको। तो डी यू बाई डी आर तो आपने निकाल दिया, माइनस साइन पुट किया तो माइनस हो गया, तो ये आपका फोर्स आ गया। अब R जो भी वैल्यू आपको बोलेगा वो पुट करेंगे और आपका फोर्स आ जाएगा। तो इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, है ना। सब लोग मजे में पढ़ाई करो यार, चिंता मत करो, बस सब हो जाएगा, है ना। बस एक फॉर्मेट ढंग से देखो फटाफट से क्या क्या करने। अच्छा, आगे है हमारा इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस होता है। तो इलास्टिक कोलिजन में भाई मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, फोर्स सारे कंजर्वेटिव होते हैं जो लगे हुए होते हैं। अगर इन इलास्टिक में देखेंगे तो मोमेंटम इसमें भी कंजर्व होता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना हो। मोमेंटम कंजर्व तब नहीं होता अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, तो इंटरनल फोर्स होते हैं सारे, तो कंजर्व मानते हैं। एनर्जी लेकिन कंजर्व नहीं रहती है हमारी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है यार, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो कुछ जो है मान लो स्पेस में लॉस हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। फोर्सेज हमारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पे कंजर्वेटिव थे, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव थे। आगे चलते हैं फटाफट, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हम निकालें यहाँ पे E, तो E का जो वैल्यू आता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आता है। तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होता है। उसके बीच में जो कोलिजन आपके होते हैं वहां पर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यहाँ पे लाई करती है। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन में लिखा हुआ है कि बिकॉज पार्टिकल स्टिक टुगेदर, तो इस केस में क्या होता है, पार्टिकल आपके स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 0 होने का मतलब ये चीज 0 है, 0 होने का मतलब v2 इक्वल टू v1 है। तो दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो चिपक गई यानी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आपने कोई गोली मारी और वो बॉब पे चिपक गई, और बॉब और गोली दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। या आपने कोई चीज फेंकी और वो उस पर चिपक गया ब्लॉक पे, और वो ब्लॉक आगे मूव कर रहा है। गोली मारी आपने मान लो ब्लॉक पे और ब्लॉक पे चिपक गई, गॉट स्टक इनटू द ब्लॉक एंड इट इज गोइंग फॉरवर्ड, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्ट नहीं लगेगा, लगाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। अगर मान लो बुलेट आ रही है यहाँ पे और ये बॉब है आपका, तो पहले इसमें इनिशियल स्पीड निकालेंगे इनकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मान लो ये इसका मास m है, इसका कैपिटल M है, तो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू वी प्लस 0, इसका तो 0 है, इक्वल टू हो जाएगा m प्लस m इंटू वी डैश। यहां से आपका वी डैश आएगा, तो ये बॉब और गोली एक साथ वी डैश से मूव करेंगे। अब ये कितनी हाइट तक जाएंगे वो आप निकाल सकते हो। अभी आपने निकाला था mgh इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, mgh इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो h निकाल लेंगे यहां से। तो उसमें जो हाफ एम बी स्क्वायर रखोगे तो v हमें ये वाला v लेना पड़ेगा, v डैश वाला, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसको लिखोगे कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम प्लस एम वी, हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर, या फिर हाफ एम जी एच, सॉरी, या फिर लिखोगे आप एम प्लस एम जी एच, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी होगी वो कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ एनर्जी लॉस होगी, बिकॉज इट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा एक बार, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। ये हमारे इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, तो उसमें वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। आफ्टर कोलिजन अगर v1 v2 वेलोसिटी है, बिफोर कोलिजन u1 u2 है, तो वेलोसिटी v1 और v2 का रिलेशन क्या होता है, ये फॉर्मूले हैं। v1 आपका जो होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, दिस इज 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाले गए हैं, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो याद करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ड्राइव इट। ओके, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आता है कि बिल्कुल आपको फॉर्मूला ये वाला ही लगाना पड़े।
फिर भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हैं, जो लोगों की मेमोरी पावर अच्छी है वो लोग याद कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। मैं बच्चों को कभी नहीं बोलता कि ज्यादा फॉर्मूला दिमाग में रखो, क्योंकि वो फिर नीट में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लास्ट टाइम है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो और इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इनके बिना नीट क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। ओके, उसके बाद है स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अगर आपका मास बराबर है दोनों बॉडी का, जो बॉल आ रही है और जो टकरा रही है, दोनों का मास बराबर है, तो इस केस में क्या होता है कि वेलोसिटी v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1, माने वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो इसकी वेलोसिटी 0 थी और ये v से आ रहा था, टकराने के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड v हो जाएगी इस वाले बॉल की, और इसकी 0 हो जाएगी, ये रुक जाएगी बॉल यहाँ पे, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0, तो इंटरचेंज हो जाएंगी। अगर इसकी v1 v2 है तो v2 v1 हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी वेलोसिटीज, ये इसका मतलब है। तो वेलोसिटी द पार्टिकल गेट इंटरचेंज। सेकंड है व्हेन टारगेट बॉडी इज वेरी हैवी। अगर टारगेट बॉडी बहुत ज्यादा भारी है तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी आके टकरा रही है उसकी स्पीड रिवर्स हो जाएगी और हैवी बॉडी की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि हैवी बॉडी रेस्ट पे अगर, तो उसकी स्पीड 0 ही रहेगी। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी बॉल है या मान लो दीवार है, दीवार पे आपने कोई बॉल मारी तो क्या होगा, बॉल वापस आ जाएगी सेम स्पीड से, लेकिन बॉल अपनी जगह पे रुकी रहेगी, है ना, तो उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस वी कैन सी फ्रॉम हियर, जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया है, बॉल थ्रोन टुवर्ड अ बॉल। तो इस केस में ये भी केस है। ज्यादातर आपको जो जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में वो ये वाला केस बहुत आता है जब स्पीड इंटरचेंज होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस केस में स्पीड विल गेट इंटरचेंज। ओके, इसमें एक और एग्जांपल है कि व्हेन टारगेट बॉडी इज वेरी स्मॉल इज एट रेस्ट, तो फिर क्या होता है, हैवी बॉडी जो है अगर आई यहां पे और इससे टकराई तो क्या होता है, हैवी बॉडी की स्पीड जो थी पहले वही सेम रहती है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्पीड सेम रहती है। लेकिन ये वाली जो बॉडी होती है ये इससे डबल स्पीड एक्वायर कर लेती है। मान लो इसकी स्पीड u है तो ये 2u से मूव करने लगेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो इसकी स्पीड है, हैवी बॉडी की स्पीड सेम रहेगी, ये बराबर रहेंगी, लेकिन जो ये वाली बॉडी है छोटी वाली, उसकी स्पीड 2u हो जाएगी। ठीक है, तो डबल हो जाएगी स्पीड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वाला इंपॉर्टेंट था ज्यादा जो आपने पढ़ा था। ये अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ निकालेंगे तो फॉर्मूला ये बनता है बेसिकली, दिस इज वन मोर फॉर्मूला, नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव इट। अगर नेक्स्ट हमारे कोलिजन अगर ऑब्लिक होते हैं तो ऑब्लिक कोलिजन में हमें अलोंग द कॉमन वेलोसिटी निकालनी होती है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल एंड अलोंग द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नीट में यूजुअली नहीं आते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है थ्योरी में क्योंकि, तो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी जो होती है आपकी, जब कोई दो बॉल चीजें टकराएंगी तो फोर्स जो लगेगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल लगेगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग फोर्स लगेगा। तो जो भी चेंज आएगा वेलोसिटी का वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा, 0 होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप वेलोसिटी अगर इन दोनों की जो मोमेंटम है इस डायरेक्शन में इंडिविजुअल मोमेंटम आप कंजर्व मान सकते हैं। तो ये जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा। ओके, उसके अलावा जो है यहाँ पे एक दो चीजें और हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने पढ़ा अभी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई बॉब ऐसे आके टकराया, ये बॉब है मान लो एक, और ऐसे कई सारे बॉब रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये बॉब सब आइडेंटिकल बॉब हैं और कोलिजन आपका इलास्टिक है, तो ये बॉब अगर आकर टकराएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये बॉब जो टकराएगा, तो हमने भी पढ़ा अगर सब आइडेंटिकल है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो v है, टकराने से पहले इसकी 0 है तो इस पे वेलोसिटी v आ जाएगी। फिर इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी v हो जाएगी। फिर इससे टकराएगा, इसकी 0, इसकी v, ये टकराएगा। लास्ट में क्या होगा, ये वाला बॉब ऊपर जाएगा, इसको v स्पीड मिलेगी, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, है ना, और ये सब बॉब रुक जाएंगे, चारों बॉब रुक जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा। फिर ये दोबारा आगे टकराएगा, फिर ये वापस स्पीड इसको चली जाएगी, इसको चली जाएगी, इसको चली जाएगी, फिर इस पे चली जाएगी। तो जब ये बॉब टकराएंगे तो एक बॉब जो होगा कोने वाला केवल वो आपका मूव करेगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला, बीच वाले जो होंगे वो बस जस्ट टकराएंगे और स्पीड जो है अगले वाले बॉब को दे देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी होता है कि कोई बॉल आके टकराई और ऐसे 4 बॉलें लाइन में रखी हुई थी, तो क्या होगा, आइडेंटिकल बॉल थी, आके टकराएगी तो क्या होगा, स्पीड जो है ये इसको ट्रांसफर करेगी, ये वाली बॉल फिर इसको करेगी, ये इसको, ये इसको, तो केवल एक बॉल मूव करेगी फाइनली, ये वाली सेम स्पीड v से, जिससे ये आ रही थी, उसी से लास्ट वाली बॉल जो होगी यहाँ पे ये वाली मूव कर जाएगी v स्पीड से। बाकी बॉलें सब अपनी जगह पे रुकी रहेंगी, जैसे 3 बॉलें हैं और ये वाली बॉल भी आके रुक जाएगी, केवल एक बॉल आपकी मूव कर जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने कंसेप्ट लगाया, कहां से लगाया, स्पीड इंटरचेंज वाला जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे लग रहा है। ओके, चलो आगे चले। ओके, नेक्स्ट हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r या फिर ω²r होता है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। ये टुवर्ड द सेंटर होता है,
सेंटीपिटल फोर्स या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है, इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डायरेक्शन हमारी इस तरफ होती है, सेंटीपिटल फोर्स जो होता है उसका वैल्यू m इंटू ए करेंगे तो mv²/r आ जाएगा या m⍵² r आ जाएगा, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस आपके क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार जो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन है, कोई आपका कॉइन रखा हुआ है और एक कॉइन घूम रहा है डिस्क के साथ, तो कितनी स्पीड होगी डिस्क की ताकि कॉइन साथ में घूमे, है ना। तो इसमें आप पहले देखोगे कि सेंटीपिटल फोर्स कितना इसको रिक्वायर है, तो इसको फोर्स रिक्वायर है m⍵²r। फ्रिक्शन कितना फोर्स दे सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है μmg। तो अगर इसको हम इक्वेट करें तो इससे ओमेगा निकल के आ जाएगा, तो इतना ओमेगा तक चल जाएगी बात, है ना, इतने ओमेगा तक वो साथ में घूमेगा। लेकिन अगर मान लो ओमेगा इससे ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर इसको सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, लेकिन ये फ्रिक्शन तो प्रोवाइड करा नहीं पाएगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं पाएगा, तो उस केस में फिर कॉइन जो है स्लिप करना शुरू कर देगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी हमारे होते हैं हम यहां से निकाल लेंगे भाई। ठीक है, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार टेकिंग अ कर्व इन अ लेवल रोड। तो अगर कोई कार टर्न लेती है तो उस केस में हमारा जो v आता है मैक्सिमम, वो आपका आता है μrg, है ना, ये लिखा है vmax इक्वल टू μrg आता है आपका। और सेम फॉर्मूला आपका बनता है अगर आप साइक्लिस्ट के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका v जो आएगा वो tan थीटा rg आ जाएगा। अगर आप देखो ना, तो याद करने का तरीका क्या है कि v नॉट यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करूंगे तो ये आ जाएगा √tan थीटा rg। तो साइक्लिस्ट के केस में वो बेंड हो जाता है तो उसका tan थीटा ले लेंगे, और कार के केस में फ्रिक्शन ले लेंगे, कार बेंड तो होती नहीं, है ना। या फिर अगर बेंड होगी तो फिर बैंकिंग ऑफ रोड वाला केस आ जाएगा, वो आगे है, उसमें भी सेम फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला tan थीटा वाला। तो या तो यहाँ पे tan थीटा आएगा या फिर म्यू आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि v इक्वल टू μrg या फिर v इक्वल टू tan थीटा rg। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए और कार बेंडिंग के लिए, सॉरी फ्रिक्शन निकालने के लिए, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। तो आपको क्या पूछेगा यूजुअली, कितनी वेलोसिटी से मैं मूव कर सकता हूं, या मुझे कितने की बैंकिंग देनी चाहिए, कितना डिग्री का बैंकिंग देना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, या फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी स्पीड में अगर मैं मूव कर रहा हूं तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर बहुत छोटे फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अभी आपसे डिस्कस कर रहा था मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कुछ पैरामीटर होते हैं कि अगर वर्क को कंप्लीट करना है, सर्कल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो उसको स्पीड चाहिए होती है 5rg, √5rg की स्पीड चाहिए होती है। और जब √5rg की आप स्पीड देते हो उसकी, तो उसकी स्पीड यहाँ पे √3rg हो जाती है और यहाँ पे √rg हो जाती है, और ये आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इस केस में यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। एंड इस केस में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि आपने किसी बाइक को ऐसे भेजा, इसको सर्कल कंप्लीट करना है, तो कितनी हाइट से भेजना चाहिए मुझे, ये हाइट कितनी होगी ताकि ये सर्कल को कंप्लीट करे। तो ये हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पे वेलोसिटी आनी चाहिए, पहले वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 5gr। अभी आपने देखा यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम जो है 5gr होनी चाहिए। अब ये वेलोसिटी कैसे आएगी, हाफ mv² इक्वल टू mgh लगाएंगे, तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के निकालेंगे, तो आपकी यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, यहाँ की वेलोसिटी आ गई। और फिर उसको हम √5gr कर लेंगे, जो भी v आएगा v इक्वल टू जो भी वेलोसिटी आएगी उसको हम 5gr के बराबर करेंगे। वहां से हम निकाल लेंगे कि v हमें कितना चाहिए, h कितना चाहिए, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि अगर हम इसको स्ट्रिंग को कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, स्लैक कर जाएगा, कहीं पे यहाँ कहीं पे स्लैक कर जाएगा। अगर आप इसकी स्पीड इसके बीच में रखते हो √2gr और इसके बीच में, तो यहाँ पे स्लैकिंग कर जाएगी ये। ठीक है, सेलेक्ट कर जाएगा, तो फिर ये यहाँ से जो एक पैराबोलिक पाथ बना के चला जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अगर वेलोसिटी और कम रखोगे इसके, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगा, ये यहाँ कहीं पे जाके फिर वापस आ जाएगा और फिर ऑसिलेट करने लगेगा। तो अगर वेलोसिटी हमारी √2gr से भी कम है, √2gr से कम है, तो यही इससे पहले कहीं जाएगा और फिर ऑसिलेट करने लगेगा। अगर √2gr से ज्यादा है लेकिन 5gr से कम है, तो यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर सेलेक्ट कर जाएगा और ऐसे कुछ आ जाएगा नीचे। अगर 5gr से ज्यादा है तो फिर पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। कम से कम √5gr होनी चाहिए, तब वो सर्कल कंप्लीट करेगा। तो दिस वाज द कंसेप्ट हियर। ओके, एंड इस केस में आप देखिए मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन फॉर दैट दिस इज √5gr, दोबारा आ गया सेम चीज। और इस केस में जो टेंशन आती है लोएस्ट पॉइंट पे, वो √6 mg के बराबर आती है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, है ना, सेंटीमीटर फोर्स वगैरह निकाल के आप लोग ये भी निकाल सकते हैं कि हमारी टेंशन कितनी आएगी। इन दिस केस वेलोसिटी यहाँ पे जो होगी आपकी अभी आपको बताया था मैंने √3gr होगी, और यहाँ पे जो होगी √gr होगी,
है ना। तो √3 GR होगी यहाँ पे और यहाँ पे √GR होगी। और टेंशन जो है आपका यहाँ पर या इस पॉइंट पे आपका टेंशन जो होगा वो देखो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3 mg हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो लगभग 0 आएगा, ठीक है। 0 थोड़ा सा ज्यादा, √5GR से थोड़ा ज्यादा लेते हैं वेलोसिटी, तो रूट से 0 लगभग 0 आता है। यहाँ पर 0 मान सकते हैं, 0 टेंशन यहाँ पे आएगा। ओके, तो भाई ये सब है। अगर मास आपका स्ट्रिंग से अटैच ना हो, लाइट रॉड से अटैच हो, तो फिर वेलोसिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो √5GR की जगह पे √4GR आ जाती है। तो ये एक और चीज है। वेलोसिटी एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है तो यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप किसी थीटा पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल जाएगा, ठीक है। जब सर्कल में घूम रहा है किसी थीटा पे अगर आपको निकालनी है तो भाई वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा फॉर्मूले आपको नहीं याद कराऊंगा क्योंकि फिर प्रेशर बनता है, ठीक है। और वो फिर नीट में हो भी नहीं पाता। अगर आप नीट में जाओगे सारे फॉर्मूले याद आपको आएंगे नहीं तो फिर आप छोड़ दोगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करो बस, और क्वेश्चन भी उससे हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद ही कोई एक आए, 2 आएंगे, एक आएगा, मेरे को लगता है एक भी नहीं आता, कई बार तो यूजुअली नहीं आता क्वेश्चन ऐसा, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। पसंद आया होगा यार तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, ताकि हम नीट में आपकी मैक्सिमम हेल्प कर पाए। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर और तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।